बिजली पानी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ओडिशा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर भुवनेश्वर में आज भव्य समारोह। प्रधानमंत्री मोदी 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ईरान इजराइल के बीच हमले तेज। आज फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे ईरानी विदेश मंत्री। वहीं अमेरिका की भूमिका तय करने के लिए ट्रंप को चाहिए अभी 2 हफ्ते का समय। पांच वर्ष के अंतराल के बाद आज सिक्किम से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला से रवाना होंगे 10 जत्थे। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के सभी इंतजाम। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया में जबरदस्त उत्साह। योग के अभ्यास में जुटे लोग। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कल विशाखापत्तनम में होगा मुख्य कार्यक्रम। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का आज जन्मदिन भी है और इस खास मौके पर राष्ट्रपति देहरादून वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन आज आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति निकेतन 186 साल पुराना राष्ट्रपति का विश्राम गृह है जो कि 21 एकड़ में फैला हुआ है और इसी के साथ राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास करेंगी। 19 एकड़ में फैला राष्ट्रपति तपोवन राजपुर रोड पर स्थित एक घना जंगल क्षेत्र है, जबकि राष्ट्रपति उद्यान जो है वो आने वाले समय में 132 एकड़ में बनने वाला एक पारिस्थितिकीय पार्क यानी कि इकोलॉजिकल पार्क होगा, जिसे अगले वर्ष तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में भी जाएंगे। और बात करते हैं प्रधानमंत्री के बिहार और ओडिशा दौरे की। तो बिहार और ओडिशा के लिए आज का दिन जो है काफी ज्यादा बड़ा और खास रहने वाला है। आज से दोनों ही राज्यों में विकास की एक नई लहर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और ओडिशा का दौरा करने वाले हैं। पहले वो बिहार के सीवान जाएंगे, जहां पर रेल और इंफ्रा डेवलपमेंट से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री ओडिशा के लिए रवाना होंगे। दरअसल ओडिशा की सरकार की आज पहली वर्षगांठ है और भुवनेश्वर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान ओडिशा को करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का तोहफा मिलेगा। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिहार के सीवान में पीएम नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस लाइन पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मरहौरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जिन अन्य परियोजनाओं का उपहार देंगे उनमें जलापूर्ति और ऊर्जा इंफ्रा परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बनकर तैयार 6,600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह के भी साक्षी बनेंगे। सीवान जब आतंक से मुक्त हुआ शहाबुद्दीन के, उसके बाद से यहाँ के लोगों में यह सुरक्षा की भावना आ गई है कि हमारा अभिभावक मोदी खड़ा है। इसके कारण यहाँ अभी व्यापार भी पुनः रहा है अच्छी खासी और उन्मुक्तता से सब लोग जीवन जी रहे हैं। कभी दहशत के साए में जी रहे सीवान शहर ने बदलते दौर में विकास की रफ्तार को देखा है और विकास की उस रफ्तार को और भी गति मिलने जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और पीएम यहाँ शहरी कार्य, आवासन, जल शक्ति और ऊर्जा से जुड़े कई प्रोजेक्ट को इस शहर को समर्पित करेंगे। बिहार से पीएम ओडिशा जाएंगे और वहां भाजपा सरकार गठन की वर्षगांठ से जुड़े समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 18,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम पहली बार बौद्ध जिले में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने वाली नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान न केवल वर्तमान विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, बल्कि कई योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम संदेश भी देश प्रदेश को दिया जाएगा। पीएम 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। सोमेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे दो संवाददाता धीरज और सोमेश, जिनकी अभी आपने रिपोर्ट देखी, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। धीरज कुमार जो है वो सीवान से हैं, सोमेश पटेल भुवनेश्वर से। आप दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले धीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चाहे बात कनेक्टिविटी की हो और या फिर मेक इन इंडिया विजन की, बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। बात करें सिवान की, तो सिवान के लिए एक बेहतरीन युग हम इसे कह सकते हैं, बेहतरीन दौर कह सकते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और जो है शुभारंभ होगा। सहला, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सिवान वही शहर है जो शहर कभी आतंक के साए में जीता था, जहां एक तरीके से फिरौती की बात होती थी, एक तरीके से लूट की बात होती थी, एक तरीके से दहशत के साए में लोग जीते थे। और ऐसा कहा जाता है, जैसा कि आम लोग यहाँ के बताते हैं, कि शाम के समय अगर आप रेलवे स्टेशन के पास चले जाएं और आपको 8 बजे के आसपास अपने घर आना हो, तो परिजन लोग कहते थे कि सुबह आपको आना है, रात में आपको नहीं आना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इस शहर में हो जाती थी। लेकिन बीते 10-12 सालों में जिस तरीके से हमने बदलते हुए सिवान को देखा है, जिस तरीके से हमने विकसित होते सिवान को देखा है, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होते सिवान को देखा है, और उस सिवान को और भी पंख लगे हैं, और भी विकास को रफ्तार मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जरिए यहाँ कई प्रोजेक्ट्स, जो बुनियादी ढांचे का जो विकास है वो सिवान और आसपास के ज़िलों में कैसे हो, उसके लिए कई घोषणाएं आज प्रधानमंत्री की तरफ से होगी। और जैसा कि आपने बताया कि इन घोषणाओं में अगर हम बात करें रेलवे कनेक्टिविटी की, तो आज एक जो वैशाली से लेकर जो देवरिया की जो रेल लाइन है, उस रेल लाइन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, और इस पर एक जो नई ट्रेन है उसको हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र के लोगों के लिए कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बेतिया और मुजफ्फरपुर के रास्ते से पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच में एक वंदे भारत की जो सौगात यहाँ की लोगों को मिलने जा रही है। तो वंदे भारत के सौगात से यहाँ के जो लोग हैं, जो कनेक्टिविटी के जरिए, जो कि गोरखपुर के जरिए दिल्ली तक या दूसरे शहरों की ओर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो सौगात कह सकते हैं या उपहार कह सकते हैं, आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री यहाँ लगभग 53,000 से अधिक लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त जारी करेंगे। हम आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं या जो किसी कारण से उनका आशियाना का जो सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो अब ऐसे लोगों को, ऐसे 53,000 लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना की पहली किस्त थमाई जाएगी। और इसमें सबसे प्रमुख बातें ये है कि लगभग 6,600 ऐसे लोग हैं जिनका कि मकान पूरा हो चुका है, तो उसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उनके घर की चाबी भी सौंपेंगे। बिल्कुल धीरज, मैं आपके पास आऊंगी, वापस अभी और जानकारी हासिल करूंगी, लेकिन मेरे साथ सोमेश भी जुड़े हुए हैं। सोमेश, जिस तरह से सिवान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, प्रधानमंत्री का ओडिशा दौरा भी है, आप भुवनेश्वर में मौजूद है। भुवनेश्वर को 18,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो जिस प्रकार से विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, एक बड़ी जो है विकास के बयार हम बहते हुए आगे आने वाले समय में देखेंगे। क्या कुछ और अपडेट है प्रधानमंत्री के इस दौरे का?
जी जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, उड़ीसा राज्य वर्षगांठ समारोह मना रही है। उड़ीसा राज्य को करीबन 1 वर्ष हो गए हैं और एक वर्ष में उड़ीसा राज्य ने कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें सुभद्रा योजना है। सुभद्रा योजना महिलाओं के लिए यहाँ पर वरदान साबित हो रहा है। महिलाओं को साल में 10,000 रुपए यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी प्रमुख बातें हैं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का दौरा करेंगे तो करोड़ों की यहाँ पर सौगात देने वाले करीबन 18,600 करोड़ रुपए के शिलान्यास भी यहाँ पर करेंगे, जिसमें प्रमुख प्रोजेक्ट है रेलवे है, कृषि संबंधित है, पुल पुलिया है, तमाम ऐसी योजनाएं यहाँ पर शामिल है जिसका प्रधानमंत्री यहाँ पर शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। जो भुवनेश्वर है ये सजकर तैयार है। जो यहाँ का जो उड़ीसा की राजधानी बुद्ध जिला है, यहाँ पर भी जो रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर भी शिलान्यास करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, यहाँ पर करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। बिल्कुल सोमेश, रेलवे पर की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस दिशा में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहीं साथ ही साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाए तो उस दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले समय में जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उस समय इस राज्य का विकास नहीं हो पाया था। लेकिन जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार के यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है, विकास की बयार देखने को मिल रही है। रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पर जिस तरह से आज जो बहुत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे और जिस तरह से जो 18,600 करोड़ रुपए का जो शिलान्यास भी करेंगे, तो दूसरी तरफ भी देखा जा सकता है कि जो जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने 1 वर्ष से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है, तो ऐसे तमाम पर विकास कार्य देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, और धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, जल आपूर्ति की बात की जाए, गंगा नदी के कायाकल्प की बात की जाए, उस दिशा में प्रयास होते हुए नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है उसे साकार होता हुआ कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो कह सकते हैं कि ये विकसित होते बिहार की कहानी है, जहाँ की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 3,000 से अधिक करोड़ के जो 6 प्रोजेक्ट्स की आज आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। और अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन प्रोजेक्ट्स में जो STP प्लांट की बात हो रही है और स्वच्छ जलापूर्ति की बात हो रही है। एक तरीके से जो पानी का जो कैसे रिसाइकिल किया जाए, उस पानी को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जाए, STP प्लांट के जरिए कैसे उसको स्वच्छ किया जाए और उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उद्योग में लगाया जाए या छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है उन तक पानी पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ लोगों को शुद्ध पेयजल कैसे मिले, इसकी भी एक तरीके से व्यवस्था करने की घोषणा आज प्रधानमंत्री करेंगे और इसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं उसकी आज घोषणा की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार की भी बात की जाएगी और उसके लिए भी आज एक बड़ी सौगात बिहार को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। और आपने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की बात की, तो यहाँ का जो छपरा के आसपास जो मरहोरा का जो एक लोकोमोटिव जो रेल का जो एक प्लांट है, कारखाना है, उस कारखाने का जो पहला जो लोकोमोटिव है जो कि गिनी गणराज्य के लिए आज एक तरीके से निर्यात किया जाएगा। तो भारत एक तरीके से और खास करके बिहार में रेल लोकोमोटिव के निर्माण के जरिए प्रधानमंत्री ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कैसे मेक इन इंडिया के जरिए हम जो लोकोमोटिव है वो विदेशों को निर्यात कर रहे हैं और इसका जो पहला उदाहरण जो है वो बिहार राज्य से देखने को मिलेगा। और हमारा जो लोकोमोटिव है वो तैयार है और इसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और इस लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य जो है उसको सौंपा दिया जाएगा। तो एक तरीके से जिस बिहार के बारे में कहा जाता है कि जिस बिहार में बदहाली है या जिस बिहार में जंगल राज है या जिस बिहार में विकास के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ बीते सालों में जिस तरीके का बदलाव बिहार ने देखा है उस बदलाव में
चाहे वहाँ के बुनियादी ढांचे का विकास हो, स्वच्छ सड़क का विकास हो। हमने देखा कि किस तरीके से हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण यहाँ किया गया है और हाईवे के जरिए दिल्ली से लेकर गोरखपुर या कह सकते हैं कि लखनऊ तक की जो कनेक्टिविटी, उस कनेक्टिविटी को विस्तार मिला है। उसी तरीके से जो ट्रेन के जरिए हम कह सकते हैं कि वंदे भारत के जरिए रेलवे कनेक्टिविटी को बिहार के जो उन हिस्सों से भी विस्तार मिला है जहाँ की छोटी छोटी लाइन हुआ करती थी। और कल भी हमारे स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात की खुशी थी कि जहां हमें छोटी लाइन पहले हुआ करता था और छोटी लाइन से हम यात्रा कर पाते थे, अब हमें बड़ी लाइन भी मिली है। और उस बड़ी लाइन पर जो वंदे भारत की जो सौगात है, जो फास्ट ट्रेन की जो सौगात है, उस सौगात भी हमें मिलने जा रही है। तो एक तरीके से ये बदलते बिहार की एक तरीके की सिवान के लिए बिल्कुल बदलते बिहार की एक ताजा तस्वीर है हम अपने दर्शकों के सामने लगातार रख रहे हैं। जिस तरह से सिवान के लिए ये एक आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इतनी विकास परियोजनाओं की उनको सौगात मिलने जा रही है। लोगों के उत्साह की बात की जाए तो किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, लोगों में खासा उत्साह है। ये जो एक सिवान जो कमिश्नरी है, इस कमिश्नरी के आसपास के 2-3 जिले हैं और हमने 2-3 जिलों से लोगों से बात करने की कोशिश की है कि आखिर उनके दिमाग में किस तरीके का उत्साह है। यहाँ के पास में गोपालगंज का इलाका है, गोपालगंज के लोगों में भी खासा उत्साह है क्योंकि उनको जो वंदे भारत की जो उनकी जो कनेक्टिविटी उनको मिल रही है और जो पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक की जो कनेक्टिविटी मिल रही है, तो एक तरीके से यहाँ के लोगों को जो बाहर जाने के लिए, चाहे रोजगार की तलाश में यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पलायन एक समस्या रही है, तो उनको एक कनेक्टिविटी का जो बड़ा माध्यम है वो मिलने जा रहा है। तो गोपालगंज है, सीवान का इलाका है, छपरा का इलाका है, तो 3-4 जो जिले हैं और इसके साथ जो कनेक्टिंग जिले हैं, चाहे हम वो बेतिया की बात कर लें या मोतिहारी की बात कर लें, तो इन जिलों में कनेक्टिविटी को एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि उपहार कनेक्टिविटी के जरिए प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ हाईवे का विस्तार हुआ है, चाहे बक्सर और आरा के रूट का हाईवे हो या ये गोपालगंज जो सिवान के साथ का जो जिला है, गोपालगंज के जरिए गोरखपुर की जो कनेक्टिविटी हाईवे के जरिए हुई है और फिर वहाँ से उनको एक तरीके से दिल्ली जाने तक का जो मार्ग मिल जाता है, उस मार्ग के जरिए वो दिल्ली तक पहुँच जाते हैं। तो हाईवे के क्षेत्र में भी बीते 10 वर्षों में या कहें कि बीते 5-7 सालों में बिहार ने एक तरीके से बदलाव देखा है। तो चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बुनियादी ढांचे की बात हो, चाहे ऊर्जा के जरिए विकास की बात हो या कह सकते हैं आवास की बात हो, एक तरीके से बड़ा खजाना प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के लिए खोला। चलिए, आप दोनों से ही पल पल की अपडेट हम हासिल करते रहेंगे। फिलहाल दोनों का ही धीरज सिवान से और सोमेश भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी। आप देखते रहिए नया सवेरा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की। तो इस तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ साथ EU हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। ये वार्ता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में होने वाली ये बैठक क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। और इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में इस बात का फैसला करेंगे कि इजराइल ईरान संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। लेविट ने पत्रकारों से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर इस बात का फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। और इस बीच ईरान ने इजराइल से जारी संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के दखल पर तत्काल कार्रवाई करने की धमकी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो विभिन्न संभावित स्थितियों के लिए पूर्ण रणनीति के साथ तैयार है। 1 सप्ताह से जारी तनाव के बीच ईरानी परिषद ने ये बयान जारी करते हुए कहा है, शत्रु के साथ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इजराइल के खिलाफ टकराव जारी रहेगा। हालांकि बयान में अमेरिका या किसी अन्य देश का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन संदेश साफ था। बात करें, ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमला करना लगातार जारी रखे हुए हैं। सीजफायर की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, सीजफायर का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। ना इजराइल रुकने वाला है और ना ईरान झुकने वाला है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस भीषण युद्ध का भविष्य आखिर कैसा होगा। देखिए, अभी जो इधर के दिनों में जितने संघर्ष हुए हैं उन सारे संघर्षों के प्रति लोगों का अनुमान यही रहा कि वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो सारे संघर्ष जल्दी खत्म नहीं हुए। आपने देखा कि रूस यूक्रेन का जो संघर्ष हुआ वह भी लगा था कि 3-4 दिन की बात है, रूस जैसी बड़ी ताकत और यूक्रेन जैसा छोटा देश 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 3 साल हो गए। उसी तरह से इजराइल हमास के बीच में भी लगा कि इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर 2 साल उसको भी हो गए 7 अक्टूबर के बाद। तो इस तरीके से कहे कि अभी के दिनों में जो तकनीकी क्षमता सभी देशों ने हासिल की है। हमास की बात अगर करें तो हमास तो पूरा स्टेट भी नहीं है, लेकिन 2 साल से वो भी लड़ाई लड़ रहा है। अब इजराइल और ईरान की बात है, दोनों पूर्ण स्टेट है, दोनों स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है और दोनों ने लगातार अपनी क्षमता में विस्तार किया है। पिछले 50 सालों से इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने भी अपने तेवर काफी कड़े किए हैं और उसने पूरी जो अपनी जनता, अपना पूरा सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को हार्डन किया है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी है। तो इस रूप में कहे कि अभी यह समझना कि तुरंत सीज फायर हो जाएगा ये बिल्कुल संभव नहीं दिखता, लेकिन निश्चित तौर पे जब रणनीति की स्थितियां ऐसी हो जाती है कि किसी एक पक्ष को लगने लगता है कि अब हम शांति की ओर बढ़े तो निश्चित सिल्वर लाइनिंग दिखने लगती है। अखिलेश, इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते जो सैन्य तनाव है उसके बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं इस बैठक का उद्देश्य जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक कूटनीतिक समाधान खोजना है। हाँ, निश्चित तौर पे यही मैं बोल रहा था कि यही एक सिल्वर लाइनिंग है कि जब अन्य देश भी इसमें सक्रिय हो जाते हैं कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए और जब एक पक्ष को ये लगता है कि ज्यादा क्षति हो सकती है तब इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अब जब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ईरान पे, ईरान के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं और ईरान के स्टेक्स ज्यादा है क्योंकि ईरान ने अपने देश को भी बचाना है जो पिछले कह सकते हैं कि 2 दशक से सैंक्शन से गुजर रहा है। ईरान में स्थितियां अगर ज्यादा होगी तो लोगों को आशंका इस बात की भी है कि वहां भी विद्रोह हो सकता है। तो इस बात को लेकर ईरान राजी हुआ है E3 से बात करने के लिए जिनेवा में। पिछले संडे को उनको बात करना था अमेरिका से, अगर वो बात होती तो शायद स्थिति आज यहां तक नहीं पहुंचती, शायद कोई दूसरी स्थिति पहुंच जाती। इस बीच में ट्रंप ने अपने तेवर तो कड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने एक लंबा रोप दिया है ईरान को कि एक आप 2 सप्ताह का समय दे रहे हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। 2 सप्ताह के बाद हम ट्रंप की जो स्थिति है ना अखिलेश, वो असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, वो साफ तौर पे कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उधर ईरान ने भी इनडायरेक्टली धमकी दे दी है कि कोई भी अगर दूसरा देश जो है वो हस्तक्षेप करेगा तो वो भी जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, ये अमेरिका की असमंजस की स्थिति से ज्यादा कहें कि अमेरिका की रणनीति है कि जितनी देर तक वो खुद के इन्वॉल्व होने को टाल सके उतना ज्यादा उनके हित में है। और जब अमेरिका एक बार किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो पूरी तैयारी के साथ इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि एक बम गिरा है और निकल कर चले आए। तो और अमेरिका जब इसमें शामिल होगा तो पूरी तैयारी के साथ उनको शामिल होगा, और पूरी मध्य पूर्व और मध्य पूर्व से अलग भी आपको कह सकते हैं कि अरब सागर की तरफ भी, हिंद प्रशांत की तरफ भी उनको अपनी तैयारियां पूरी करनी पड़ेगी। तो ये 2 सप्ताह का जो समय डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, वो 2 सप्ताह का समय है दरअसल पूरी तैयारी करने के लिए उनका। और इससे ईरान को भी एक संदेश जाएगा कि अगर 2 सप्ताह के समय में नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे हमले जो है बढ़ सकते हैं, अमेरिका भी शामिल हो सकता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन का समय दिया था ईरान को, और 60 दिन के समय के बाद ईरान जब वार्ता के टेबल पे नहीं आया तो उसके बाद देखिए आईएई की रिपोर्ट आ गई। आईएई की रिपोर्ट में कहा कि एकदम बहुत नजदीक है ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए। उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल ने कर दिया, और उसके बाद लगातार जारी है। दोनों तरफ से कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो रुख देखेंगे, इजराइल के रुख में बिल्कुल साफ है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने देंगे और बैलिस्टिक मिसाइल पर वो रोक लगाना चाहते हैं। और तीसरी बात, आज ही नेतन्याहू ने यह भी कही है कि रेजिम चेंज हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन रेजिम चेंज की तरफ भी बढ़ सकता है, कंसिक्वेंसेज रेजिम चेंज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये 3 रेड लाइंस दिखा दिया गया है ईरान को कि ये 3 आपके तरफ से 3 स्थितियां हैं कि तीनों स्थितियों पर इजराइल बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि यूरोपीय जो 3 देश हैं E3, उनके साथ आज जो फ्राइडे को बातचीत होती है, वो बातचीत में ईरान किस हद तक राजी होता है अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए। क्या किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करेंगे वो अपने परमाणु कार्यक्रम जो शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए वो दावा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत आज कहे कि बहुत अग्नि परीक्षा की घड़ी है ईरान के लिए कि आज वो जब 3 E3 जो कि JCPO में भी बिल्कुल अखिलेश, सवाल यही है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है और सवाल यही है कि कैसे और कब हल निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुलझाने का क्या सही तरीका युद्ध हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे क्या कोई हल निकलता हुआ कभी नजर आएगा? क्या बातचीत जरूरी नहीं है? ये बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भारत लगातार कहता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि देखिए डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप संघर्ष में चले भी जाते हैं तो फिर भी आपको डायलॉग में आना पड़ता है। इसीलिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की हमेशा संभावना बनी रहती है और हमेशा जरूरत बनी रहती है। युद्ध बिल्कुल विकल्प नहीं है, और आज की तारीख में युद्ध तो बिल्कुल विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर 2 नेता ये सोच ले कि हमको युद्ध में जाना है, लेकिन पूरी जनता उसे हताहत होती है, पूरी जनता प्रभावित होती है, पूरा देश उससे बर्बाद हो जाता है। आप देखिए हमास का एक ग्रुप ने अगर वो घटना को अंजाम दिया और उसके बाद आज पूरी गाजा की पट्टी लगता है कि जैसे खंडहर में तब्दील हो गई है, पूरा सीरिया खंडहर में तब्दील हुआ पड़ा है, असद को भागना पड़ा है इसके चलते। तो ऐसी स्थितियां होती है कि अगर आप डायलॉग और डिप्लोमेसी कोई शुरू से ही करते रहे तो ये स्थिति नहीं आती है, निश्चित तौर पे युद्ध की स्थिति नहीं आती है। और पूरा इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समाधान की ओर नहीं ले जाता, युद्ध बर्बादी की ओर ले जाता है, और अंत में आपको फिर वार्ता के टेबल पे बैठना मजबूरन पड़ना पड़ता है। तो इजराइल और ईरान को भी इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। ईरान और इजराइल में जिस तरह के संघर्ष जारी है उस पर लगातार ताजा अपडेट हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें 5 साल के अंतराल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। तो नाथुला दर्रे से रवाना होंगे श्रद्धालुओं के जत्थे। आज सिक्किम देश में संविधान पर संकट आया था। 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोप दिया था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक इमरजेंसी में हुए अत्याचारों से जुड़ी ऐसी दर्दनाक कहानी जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये दर्दनाक कहानी है एक अभिनेत्री की, जिस पर ना केवल इमरजेंसी के दौरान रूह कंपाने वाले अत्याचार किए गए, बल्कि उसे इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये महिला कौन है? हम में से अधिकांश लोग इन्हें नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि इनकी कहानी देश की नई पीढ़ी से हमेशा छिपाई गई है। ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हैं, लेकिन यह इनका एकमात्र परिचय नहीं है। बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गईं। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी, जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है, उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए?
इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु की जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की कालकोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। एलआईसी लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। पर जाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी साइमा खान। साइमा, क्या कुछ है आज अखबारों की दुनिया से? गुड मॉर्निंग शैला और तमाम हमारे दर्शकों को सुप्रभात। तो आज के जो अखबारों में जो सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं उसकी बात करें तो तमाम अखबारों ने, मैं कहूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को शह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने अब आखिरकार मान लिया है कि भारत और पाकिस्तान ने खुद ही संघर्ष रोका था और ट्रंप ने पहली बार और आखिरकार मान लिया है कि भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने किया संघर्ष रोकने का फैसला। कहा कि दोनों देशों के बेहद होशियार नेताओं के फैसले से परमाणु युद्ध का खतरा टला।
आगे जानते हैं दूसरी सुर्खी है। आपको बता दें कि कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने पहली बार माना है कि भारत विरोधी अलगाववादी चरमपंथियों के लिए कनाडा एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। भारत पहले ही इस मामले पर कनाडा के सामने कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। वहीं CSIS ने 2024 की सालाना रिपोर्ट में कहा है कि अलगाववादी चरमपंथी मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, पैसा जुटाने या योजना बनाने के लिए कनाडा को अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं। दूसरी यहाँ हमने खबर ली है। आप जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसी को लेकर मुल्क भर में तैयारियां चल रही हैं और वहीं दिल्ली में भी पूरी तरह से तैयारियां तेज हैं। CM रेखा गुप्ता ने कहा है कि कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 11 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित होंगे और योग दिवस के दिन सुबह 4 बजे से ही मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी और लोग अपनी अपनी जगहों पर जहां वो जाना चाहते हैं योग अभ्यास करने के लिए वहां पर जा सकते हैं। यहाँ पर केदारनाथ यात्रा के हवाले से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बाबा के कपाट खुले हुए 48 दिन का समय पूरा हो चुका है और इस अवधि में जहां पे श्रद्धालु वहां पर बड़ी तादाद में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर अच्छा कारोबार भी हो रहा है और तकरीबन यहां पर आंकड़ा बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का कारोबार अब तक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जहां दुश्मन की सबमरीन से निपटेगा तमाल 1 जुलाई से होगा इंडियन नेवी का हिस्सा। आपको बता दें कि तमाल नेवी का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशॉप है और ये जल्द यानी कि 1 जुलाई से इंडियन नेवी के हिस्से के तौर पर अब शामिल होने जा रहा है। और आपको बता दें कि तमाल की स्पीड 30 नॉटिकल मील है और इसे एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर की जा सकती है। तो ये थी आज दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों की अहम सुर्खियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद साइमा। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों के अधिकतर सुर्खियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। और आइए देखते हैं अब योग से जुड़ी खबर। कल देश और दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो कि दुनिया को एकता और वैश्विक कल्याण का संदेश दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह सेंट्रल पार्क पहुंचे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। आइए देखते हैं। योग दिवस की तैयारी चल रही है और मैं इस वक्त विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में हूं और आप देखिए कि यहां पर लोग योग कर रहे हैं। सुबह का समय है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर योग कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करेंगे, जो RK बीच जहां मेन कार्यक्रम होने वाला है वहां पर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस चल रही है और इसी तरीके से विशाखापट्टनम के अलग अलग हिस्सों में तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम RK बीच विशाखापट्टनम में होगा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद RK बीच में जहां पर मेन कार्यक्रम होने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है और आंध्र प्रदेश एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है योग को लेकर के। और पिछले 1 महीने से आंध्र प्रदेश में आंध्र योगा नाम के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि कम से कम 10 लाख लोग, खासतौर पे वॉलंटियर तैयार हों जो नियमित रूप से योग करते हैं और लोगों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि एक स्वास्थ्य के जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ी कदम इसको माना जा रहा है और राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, विशाखापट्टनम।
तो सेंट्रल पार्क में बड़ी संख्या में योग करने के लिए लोग जुटे हुए नजर आए और इस दौरान योग करने पहुंचे लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आए। International Yoga Day is going to happen here from all over India. People are calling from all over India, not from all over India, all over the world. People are coming from 170 countries. The VIPs are representing from India. And it is going to be hosted by Visakhapatnam. We are very proud and very happy about that. We are very proud of to say that we are in Vizag now. We are doing in the yoga years 10 years, 15 years fast we back. We are taking the more of the students to take the health nicely here. I think nowadays yoga is so important for all us. This is a health purpose. और अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योग के एक दिन पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट्स ने भी योगाभ्यास किया। हैदराबाद में भी लोग जमकर योगाभ्यास कर रहे हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री जी कार्यक्रम में भाग लिया और आम लोगों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी लोगों के साथ योगाभ्यास में भाग लिया। तो हैदराबाद में योगाभ्यास की ये झलकियां आप योग में भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी बचा है। देश दुनिया में लोगों पर योग का खुमार पूरी तरह से छाया हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के परिसर में साप्ताहिक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी से योगासन करने का तरीका आज आपको सिखाएंगे। भुजंगासन का अभ्यास ये कैसे किया जाता है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जिस प्रकार की जीवन शैली लोगों की हो गई है, फिर चाहे वो पूरा दिन मोबाइल देख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं या फिर इन जनरल पोस्चर खराब है, हम अपने लंग्स को ऐसे रखने लगे ऑल द टाइम। बच्चों के तो पोस्चर ही ऐसे हो चुके हैं। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। जब लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित होते ही हमारे ऑर्गन्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो वहाँ जानी बंद हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे जॉइंट पेन हो रहा है, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, हमारी स्किन खराब एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अगर हम नियमित रूप से भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो ये एक तो हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इसका नाम ही है भुजंग आसन, यानी सर्प जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। फिर ये हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करता है, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कौन लोग इसको नहीं कर सकते? अगर आपको कोई स्पाइनल इंजरी हुई है, आपके फिजिशियन ने मना किया है आपको ये अभ्यास करने के लिए, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो भी आपको प्रिकॉशन के साथ इसका अभ्यास करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, यानी अपनी मैट पर अपने पेट के बल लेटिए इस तरह से। पेट के बल लेटकर आपकी जो ठुड्डी है, चिन है, उसको जमीन पर लगाना और इस तरह से अपने एल्बोज को उठा लेंगे और दोनों हथेलियां, पाम्स आपके शोल्डर्स के नीचे आ जाए। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, रीढ़ पर जोर डालते हुए आप जितना अपने सीने को उठा सकते हैं उतना उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर से एक बार देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि आपके जो एड़ी पंजे हैं वो मिले रहें, सांप की पूंछ की तरह, यथा नाम तथा गुणा। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब वापस कैसे आना है वो ध्यान से समझिए। इस तरह से आप हाथों का ही सहारा लेकर अपने घुटनों के बल आ जाएंगे और फिर धीरे से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ दें। नियमित रूप से योगाभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।
और आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा। और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं फ्रांस के निस में, जहां समुद्री जीवन पर बने वाइट लाइट शो ने आकाश को जगमगा दिया। आप लीजिए इस मनमोहक दृश्यों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।